नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सहारनपुर से गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक से बड़े खुलासे हुए हैं। एटीएस से पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई खुलासे किए हैं। जिहादी साहित्य और वीडियो देखता था आरोपी तालुकदार। आरोपी को सेफ ब्राउजिंग, वीपीएन की ट्रेनिंग भी दी गई थी। आरोपी का बांग्लादेशी साथी अब्दुल्ला इंटरनेट के जरिए मदद करता था। दारुल उलूम देवबंद में फर्जी दस्तावेजों के जरिए रह रहा था। तलहा तालुकदार देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल बताया जा रहा है। तलहा को रिमांड पर लेकर एटीएस ने पूछताछ भी की थी। तलहा से पूछताछ में बताया बांग्लादेशी साथी अब्दुल्ला ने उसे भेजे थे टेलीग्राम चैनल के 5 लिंक। टेलीग्राम चैनल के लिंक के जरिए तलहा विभिन्न ग्रुप से जुड़कर जिहादी साहित्य और वीडियोस को देखता था। अब्दुल्ला ने ही तलहा को सेफ ब्राउजिंग और वीपीएन का इस्तेमाल करना भी सिखाया था। तलहा के पास से बांग्ला भाषा में लिखे हुए 4 रजिस्टर भी मिले हैं। एटीएस को ये रजिस्टर मिले हैं जिनका हिंदी भाषा में अनुवाद भी कराया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, एटीएस से पूछताछ में कई राज सामने आए हैं। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या जानकारी निकल कर आई है? जो पूछताछ हुई है, पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, तलहा तालुकदार को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। देवबंद में ये छिप कर रह रहा था क्योंकि ये मूल रूप से बांग्लादेशी है और इसके सारे दस्तावेज बांग्लादेशी हैं, लेकिन इसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए यहाँ पर रहने के लिए और यहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ही जिस तरह से एटीएस तमाम नेटवर्क को, सोशल मीडिया के नेटवर्क को ट्रैक करती रहती है और कोई भी सस्पेक्टेड एक्टिविटी होती है, कोई भी देश विरोधी गतिविधियां, ऐसा वीडियो आता है जिसमें देश विरोधी गतिविधियां दिखाई जा रही हैं या कोई बम बनाने के वीडियो हो या सीरिया से संबंधित वीडियो हो। हमने देखा कि मुर्तजा को भी इसी तरह से एटीएस ने ट्रैक किया था। तो इसी तरकीब से जब ये तलहा का नाम सामने आया तो इसको गिरफ्तार किया गया था और ये 29 अप्रैल को पकड़ा गया था। उसके बाद इसको 2 दिन की रिमांड पर लिया गया था। 5 मई को इसकी रिमांड शुरू हुई थी और कल तक चली है उसकी रिमांड। हालांकि रिमांड 2 दिन और बढ़ा दी गई है क्योंकि तलहा से पूछताछ हुई, बहुत सारी जानकारियां मिली। ये पता चला कि इसने टेलीग्राम, जो एक ऐप आता है व्हाट्सएप की तरह, टेलीग्राम ऐप के जरिए कई संगठनों से जुड़ा हुआ था। 5 ऐसे संगठन सामने आए हैं, ग्रुप ऐसे सामने आए हैं जिनसे ये जुड़ा था, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। इन जो टेलीग्राम में उसकी जो आईडी बनी हुई है उसमें तमाम ऐसे वीडियो मिले हैं, जिहादी साहित्य मिला है जिसको एटीएस निकाल कर सर्च कर रही है, उसको देख रही है कि किन लोगों ने भेजा था और ग्रुप, इन 5 ग्रुप में कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। 2 दिन की इसीलिए उसकी रिमांड दोबारा से ली गई है ताकि और भी जानकारियां ली जा सकें। और जो तलहा का एक साथी है अब्दुल्ला, एक बहुत महत्वपूर्ण नाम सामने आया है, ये भी बांग्लादेशी नागरिक है। अब्दुल्ला ने ही इसको पूरा नेटवर्क प्रोवाइड कराया था। अगर कहीं यूपी में रहने का, देवबंद में, सहारनपुर में, कई जगह जहां पर ये आता जाता था, ये पूरा अब्दुल्ला के नेटवर्क से आता जाता था। और अब्दुल्ला ने ही इसको ब्राउजिंग कैसे की जाए, सेफ ब्राउजिंग कैसे की जाए कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ना पकड़ पाए, वो ना जान पाए, ये सिखाया था। वीपीएन यानी वॉइस प्रोटोकॉल नेटवर्क का भी इस्तेमाल करना सिखाया था। ये ऐसा नेटवर्क होता है जिसको बहुत ज्यादा जो पुलिस है या अन्य एजेंसियां हैं वो ट्रैक नहीं कर पाती है। जो बहुत स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती हैं वही इस वॉइस प्रोटोकॉल नेटवर्क को ट्रैक कर पाती हैं और ऐसे लोगों से जुड़े लोगों को धरपकड़ कर पाती हैं। तो तलहा ने बहुत सारी जानकारियां दी हैं। बहुत सारे उसके पास के 4 रजिस्टर ऐसे बरामद हुए जो बांग्ला भाषा में लिखे गए हैं, यानी उसमें बहुत सारे 4 रजिस्टर भरे हुए हैं बांग्ला भाषा में। जो साहित्य है, जो वो लिखा हुआ है, उसमें क्या चीजें हैं, ये विवेक, क्या ये पता चल पाया है जो 4 रजिस्टर हैं जिनके बारे में आप भी जिक्र कर रहे हैं, बांग्ला भाषा में है, उसको हिंदी का अनुवाद करवा के पता चल पाया कि क्या उन रजिस्टर्स में लिखा हुआ है? रजिस्टर पे अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो भी लिखा हुआ है, जो हमारे सोर्सेज हैं एटीएस में, वो बता रहे हैं कि सारी चीजें हैं, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हैं, बहुत सारी जगहों के नाम लिखे हैं। लेकिन अभी सोर्सेज कह रहे हैं कि जब तक पूरी तरह से बाहर ये एक रिपोर्ट इसमें रजिस्टर की तैयार हो रही है, उस रजिस्टर की, और वो जो 5 टेलीग्राम के ग्रुप मिले हैं उसके पास से, उनकी एक गोपनीय रिपोर्ट तैयार हो रही है। वो चूंकि एक ऐसी रिपोर्ट हो सकती है, इसमें बहुत सारे नए खुलासे हो सकते हैं। वो इंटेलिजेंस की अन्य इकाइयां, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, अगर बात आगे बढ़ेगी, बहुत आगे जाएगी, जिस तरह से मुर्तजा का नेटवर्क सामने आया था, देश में सामने आया था, उसके बाद विदेशों में सामने आया था, अगर कहीं बाहर से भी कनेक्शन सामने आता है, क्योंकि बांग्लादेश का सीधा कनेक्शन तलहा से है, अगर वो तलहा तालुकदार का बांग्लादेश और जो उसका साथी है
अब्दुल्ला जिसका नाम बताया जा रहा है, उसका कनेक्शन सामने आता है, कई और नाम सामने आता है, तो निश्चित तौर पे जांच आगे जाएगी, एनआईए भी करेगी। इसीलिए एक रिपोर्ट तैयार हो रही है, गोपनीय रिपोर्ट बनाई जा रही है कि कौन कौन से लोग हैं, रजिस्टर में क्या लिखा है, क्या वो कोई बड़ी साजिश कर रहा था, कोई प्लानिंग कर रहा था। बिल्कुल सवाल कई सारे हैं और अब इसकी जांच आगे किस तरीके से बढ़ती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के लिंक के जरिए कई सारे ग्रुप्स भी जुड़े हुए थे, एक रजिस्टर भी मिला है, रजिस्टर में बांग्ला भाषा में कुछ लिखा हुआ है, अब उसका अनुवाद कराया जा रहा है और इस तरीके से काफी सारी जानकारियां मिली हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी निकालने की कोशिश की जाएगी जब जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी। शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज लखनऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिया। वहीं उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि सपा के साथ गठबंधन बना रहेगा। ओपी राजभर ने कहा कि न सिर्फ वो अखिलेश के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, बल्कि और भी कई दल अखिलेश के साथ आ सकते हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सभी एंटी बीजेपी पार्टियों को लेकर लोकसभा में बड़ा गठबंधन बनेगा। इसके अलावा आजम खान पर दर्ज नए मुकदमे को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। राजभर इसी तरह पिछले संसद के लिए टीवी पे दिखता रहे। आज उत्तर प्रदेश का हालत ये है कि रक्षक की भक्षक बना हुआ है। इसको बोल करके अगर ओम प्रकाश राजभर टीवी पे दिखे तो हम तो बेहतर समझते हैं हो सकते हैं बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है। देख ही रहे हैं कि बंगाल में ममता जी एंटी है ये हैं, हम हनु एनटीए वाली गोल में हैं, उधर बिहार में लालू जी एनटीए वाली गोल में है, केजरीवाल एनटीए वाली गोल है, राजस्थान कांग्रेस एनटीए वाली गोल है, छत्तीसगढ़ एनटीए वाली गोल है, उद्धव ठाकरे शरद पवार महाराष्ट्र में सब एनटीए वाली गोल है। तो एनटी वाली गोलियां कहाँ जाई, एनटीए में न रही। अब उसका तो मुकदमा क्यों लिखा जा रहा है? अभी तो मैंने कल देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि 4 हफ्ते से जमानत रोकी गई है। एक तरह से क्या है, कानून का मजाका न बन रहा है? तो कुछ भी सरकार सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का? जितना चाहो उतना मुकदमा लिखते जाओ, रोज लिखो, आदेश कर दो तो लिखता जाएगा। लेकिन सबसे सर्वोच्च कोर्ट है न, कोर्ट ने उंगली उठाई है न, कोर्ट उसको संज्ञान में लेने की भी बात किया है कि हम आजम खां के मामले को अगर ये निस्तारण नहीं करते तो हम उसको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से 5 वादी में से एक वादी राखी सिंह कल अपना केस वापस लेंगी। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि बाकी 4 वादी अपने रुख पर तटस्थ हैं और वो केस चलाएंगे। फिलहाल हिंदू पक्ष के वकील और अन्य पदाधिकारी बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। 4 वादी में सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक है। तो वहीं राखी सिंह के केस वापस लेने के निर्णय के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली के रहने वाली राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक ने 18 अगस्त 2021 को संयुक्त रूप से सिविल जज की अदालत में याचिका दायर की थी और मांग की थी कि काशी विश्वनाथ धाम ज्ञानवापी परिसर में स्थित गौरी और विग्रहों को 1991 की स्थिति की तरह नियमित दर्शन पूजन के लिए सौंपा जाए। आदि विश्वेश्वर परिवार के विग्रहों की यथास्थिति रखी जाए। सर हम लोग इसके बारे में हम लोग को नहीं जानकारी है। रटाया जवाब नहीं रटाया जवाब कैसे जवाब, हम लोग को जब जानकारी रहेगी तभी ना हम जवाब देंगे। नहीं 1 ही 2 दिन का बात है, पहले से तो थी हम लोग। पहले बात हुई थी आपसे? 2-3 दिन पहले बात हुई थी। उसके बाद से बात नहीं? कोई वार्ता हुई कि हम लोग वापस लेंगे नहीं कोई वार्ता नहीं। वापस ले रही तो आप लोग का स्टैंड क्या होगा? नहीं हम लोग तो लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग कुछ भी हो जाए हम लोग सामना तो करवे करेंगे, लेके ही दम लेंगे हम लोग सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम चारों यहाँ बनारस की हैं, सब लोग हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे। हम लोग मुकदमा वापस नहीं लेंगे। राखी सिंह अगर वापस लेते हो दूसरा कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अयोध्या में हटाए गए शिवसेना के होर्डिंग्स, जिला प्रशासन ने शिवसेना के होर्डिंग्स हटवा दिए हैं। कल शाम को शिवसेना के होर्डिंग्स लगाए गए थे। होर्डिंग्स में राज ठाकरे के दौरे को लेकर कटाक्ष किया गया था। दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या आगमन को लेकर ये होर्डिंग्स लगाए गए थे, जिनमें महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे की फोटो लगी। होर्डिंग्स में लिखा था, असली आ रहे हैं, नकली से सावधान। बीते दिनों मनसे की तरफ से भी होर्डिंग्स लगाई गई थी।
ये होर्डिंग्स जिस पर लिखा गया था राज तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं भगवाधारी, दोनों ही पार्टियों के होर्डिंग्स जिला प्रशासन में चंद घंटों के अंदर ही हटवा दिए गए थे। अब शिवसेना की लगी होर्डिंग्स को भी हटवाया गया है। जिला प्रशासन ने शिवसेना के होर्डिंग्स को हटवा दिया है। कल शाम को ही ये होर्डिंग्स लगवाए गए थे और बहुत ज्यादा समय भी नहीं बीता था, चंद घंटों के अंदर ही प्रशासन की ओर से इन होर्डिंग्स को हटवा दिया गया। वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। गोंडा में भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने साफ कर दिया कि अयोध्या में अगर राज ठाकरे आस्था और दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन अगर वो राजनीति के लिए आते हैं तो जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांगेंगे उन्हें अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, भाजपा सांसद ने कहा कि राज ठाकरे का पाला हमसे पड़ा है, अब वो जान जाएंगे कि गुंडागर्दी क्या होती है। राज ठाकरे को अयोध्या नहीं आने देने के लिए भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने योजना बैठक के नाम से मुहिम शुरू कर दी है, जिसके तहत पहला कार्यक्रम गोंडा में आयोजित हुआ। बृजभूषण शरण सिंह ने लोगों को शपथ दिलाई कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को अपमानित करने वाले राज ठाकरे हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगते तो 5 जून को सड़क पर उतरकर उन्हें अयोध्या की सीमा में नहीं घुसने देंगे। अयोध्या आना चाहते हो, आओ। अयोध्या सबकी है, आपकी है, लेकिन आप अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने नहीं आ रहे हैं, आप राजनीति करने आ रहे हैं, राजनीति करने आ रहे हैं। और यदि आपको राजनीति करना है तो पहले आप केवल एक शब्द बोल दो कि आज तक मेरे द्वारा जो उत्तर भारतीयों का अपमान किया गया है उसके लिए हम माफी मांगते हैं, और आगे हम उत्तर भारत और मराठा मांस के नाम पर भेद नहीं करेंगे। एक तो जो पिछली गलती है उसकी माफी मांगो और आगे एक वचन दे दो कि हम गलती नहीं करेंगे। अगर ये नहीं कर सकते हो, अगर ये नहीं कर सकते हो तो उत्तर प्रदेश में तुमको पैर नहीं रखने का। आगे बढ़ते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आगरा के ताजमहल के बंद कमरों को खोलने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को निर्देश दे कि वो ताजमहल के भीतर के 22 कमरों के दरवाजों को खोले, इस बात की जांच भी कराएं कि कमरे के अंदर क्या है। भाजपा के अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी ने डॉक्टर रजनीश सिंह से कोर्ट में ये याचिका दायर की है। एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह ने डॉक्टर रजनीश सिंह की ओर से ये याचिका कोर्ट में दायर की है। डॉक्टर रजनीश का कहना है कि ताजमहल के साथ एक पुराना विवाद जुड़ा हुआ है। तकरीबन 22 कमरे ताजमहल के अंदर बंद हैं, यहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। उनकी मांग है कि इन कमरों को खोलने में कोई नुकसान नहीं है, ऐसा करके विवादों को विराम दिया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दे कि इस बाबत एक कमेटी का गठन किया जाए जो कि इन कमरों में रखी चीजों की जांच करे और देखे कि क्या यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी मूर्तियां या शास्त्र रखे हैं। तो आपको बता दें, ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोलने की मांग अब की जा रही है। डॉक्टर रजनीश सिंह ने एक याचिका दाखिल की है। भाजपा अयोध्या इकाई के मीडिया प्रभारी हैं डॉक्टर रजनीश सिंह। अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह के माध्यम से इस याचिका को दाखिल किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि 22 कमरों को खोला जाए, जिससे ये साफ हो जाएगा कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई कुछ साक्ष्य या फिर वहां पर कुछ शास्त्र मौजूद हैं या नहीं। एक याचिका मैंने लगाई है जो ताजमहल के अंदर 22 कमरे बंद हैं। इसको मुझको आरटीआई के माध्यम से पता चला कि वहाँ पे 22 कमरे बंद हैं जो सुरक्षा कारणों से बंद हैं, और उन्हीं 22 कमरों की वजह से देश के अंदर तमाम हिंदू संगठन, तमाम मुस्लिम संगठन तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, अपने दावे करते हैं। कोई कहता है कि शिव मंदिर है, कोई कहता है कि मस्जिद है, कोई कहता है मकबरा है। इस तरीके की तमाम भ्रांतियाँ जो है फैली हुई हैं। तो इसी के निदान के लिए कि माननीय न्यायालय में मैंने एक याचिका लगाई कि आप उस कमरे को खोल दीजिए, उसकी वीडियोग्राफी करा दीजिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं कि वो है क्या। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि तमाम हिंदू धर्मगुरु भी कह चुके हैं कि वहाँ पे मंदिर है, और ऐसे कुछ फाइंडिंग रिपोर्ट्स भी हमारे पास थी जो जिन किताबों का अध्ययन किया मैंने, उनसे भी पता चला है कि वहाँ पे मूर्तियाँ हो सकती हैं। और आप सबसे टॉप पे देखेंगे तो वहाँ पे कलश दिखता है,
आज भी आप अपने गूगल पे ताजमहल की एक फ़ोटो निकाल के देखेंगे, सबसे ऊपर जो चांद है, चांद के ऊपर कलश रखा है और मुझे लगता है कलश में इस्लाम का कोई रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन आशंकाओं को, ऐसी चीज़ें, ऐसी कलाकृतियाँ जो हैं वहाँ पे वो लोगों के मन में भ्रांतियाँ पैदा करती हैं और कहीं ना कहीं इस आशंका को बल देती हैं कि वो मंदिर है। आगे बढ़ते हैं। आज सीएम योगी के बुंदेलखंड दौरे का दूसरा दिन है। आज झांसी में सीएम जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्य की प्रगति की भी जानकारी दी। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में सीएम गौ सेवा करते हुए भी नजर आए। अब देखिए सीएम के कार्यक्रम से जुड़ी हुई ये 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कार्य योजना देखते हुए योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे उस दौरान की पहली तस्वीर आप देखेंगे। विकास कार्यों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री ने किया, कार्य प्रगति की जानकारी ली। गायों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गायों की सेवा भी की और अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। तो बुंदेलखंड के दौरे का आज दूसरा दिन और आज कई सारे कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहे, जिसकी ये 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। झांसी के बाद सीएम ललितपुर पहुंचे थे, जहां विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया। राज्य के इस मार्ग का प्रशस्त करने का कार्य वर्तमान में भारत के अंदर हो रहा है। बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को मिल रहा है, हर एक को सुरक्षा मिल रही है, हर एक को हर प्रकार की सुविधा बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य भी हो रहा है। बुलंदशहर में दिन दहाड़े मर्डर से सनसनी फैल गई। बेखौफ बदमाशों ने डॉक्टर की हत्या की। दिन दहाड़े क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर का मर्डर किया गया। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े क्लिनिक में बैठे झोलाछाप डॉक्टर को गोलियां बरसाकर उसकी जान ले ली। पुरानी रंजिश के चलते बताया जा रहा है कि यह हत्या की गई। हापुड़ के हाफिजपुर निवासी डॉक्टर शादाब को बदमाशों ने करीब 6 गोलियां मारी। दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा बुलंदशहर का गुलावटी कस्बा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, गुलावटी नगर में दिन दहाड़े मर्डर से सनसनी फैल गई है। बेखौफ बदमाशों ने एक झोलाछाप डॉक्टर की हत्या कर दी है और वजह बताई जा रही है कि कोई पुरानी रंजिश थी जिसकी वजह से यह हत्या की गई है। हत्या के बाद सनसनी फैल गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बेखौफ बदमाशों ने एक डॉक्टर की हत्या कर दी। 6 गोलियां बदमाशों ने डॉक्टर को मारी हैं। आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद में गश्त पर पहुंची पुलिस की धक्का मुक्की से एक महिला की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगाया। मामला थाना पचोखरा क्षेत्र के इमलिया गांव का है, जहां कल देर रात पुलिस गश्त करने पहुंची थी। यहां पुलिस फौरन सिंह नाम के शख्स के घर पर पहुंची, जिसके परिवार के 4 लोग कल ही जेल से छूटकर घर पहुंचे थे। इस दौरान परिवार की महिला से पुलिस ने पूछताछ शुरू की और मामला बहस के बाद धक्का मुक्की में तब्दील हो गया। इस दौरान धक्का लगने से महिला गिर पड़ी, जिसके बाद पुलिस महिला को सरकारी ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंची, लेकिन महिला की जान चली गई। महिला की मौत की खबर के बाद काफी तादाद में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। थी अपने माँ के पास, पुलिस वाले आए थे, उन्होंने हमको जगाया। तो उन्होंने ना पहले मेरे भाइयों के बारे में पूछी थी कि तुम्हारे भाई कहाँ है, माँ से पूछ रहे थे। तो मेरी माँ ने ये बोला सर वो यहाँ पर है नहीं है। फिर वो चले गए। फिर उन्होंने मेरी माँ का गला पकड़ा था। फिर गला पकड़ा हुआ उनको झपट हो रहा था, उनको ज़मीन पर गिरा दिया था। फिर मेरी माँ बेहोश हो गई। फिर हमने इन लोगों के पास फ़ोन किया, दूसरे फ़ोन से 100 नंबर गाड़ी पे फ़ोन किया था। फिर वो आए थे, उनको लेके मेरी माँ को लेके चले आए थे। कह रहे थे अभी इनमें जान है, वो लेके चले आए। लगभग रात के 12:45 पे 112 पर सूचना आई कि जहाँ पर तस्दीक किया गया वहाँ पर एक महिला की जो है मृत्यु हुई है और उसमें आरोप लगाया कि पुलिस वालों की वजह से वो मृत्यु हुई है। तो उसको देखते हुए इमीडिएटली जो है उसमें शव को मोचरी भेजा गया और यहाँ पर पुलिस जो डॉक्टर हैं उनके 3 डॉक्टरों के पैनल व वीडियोग्राफी के साथ में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वह इसमें जो परिवारजन है उनसे बात करी गई है, उनसे तहरीर ली जा रही है। वह इसमें जो अग्रिम विधि कार्रवाई है उसको किया जाएगा। और अब खबर कानपुर से, जहां सपा नेता को इंतजार करना पुलिस कमिश्नर के पीआरओ को भारी पड़ गया। दरअसल शासन के निर्देश हैं कि प्रत्येक माह पुलिस कमिश्नर शहर के सभी जनप्रतिनिधियों से मिलकर शहर की समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। इसी के चलते सपा विधायक इरफान सोलंकी निर्धारित समय से वहां पहुंच गए। इस पर जब उन्हें पीआरओ ने रोका तो वो भड़क गए। उन्होंने जनप्रतिनिधि होने की गरिमा का पाठ पढ़ा दिया।
महज 15 मिनट इंतजार कराने पर भड़के सपा विधायक इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी। सपा विधायक इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी ने जमकर वहां पर हंगामा भी काटा। पुलिस कमिश्नर के पीआरओ पर दोनों सपा विधायक जमकर भड़के। कौन था इसका प्रोटोकॉल हमसे बड़ा था? दिए हुए समय को मतलब होता है। महाराज जी स्पोर्ट्स पर्सन उन्होंने दावत दी है कि आना आप यहाँ। यार साहब गलत बयानी कर दी आपने। रिकॉर्डेड समय को मतलब होता है। महाराज जी स्पोर्ट्स पर्सन उन्होंने दावत दी है कि आना आप यहाँ। यार साहब गलत बयानी कर दी आपने। विधायक वहां पर भिड़ गए। आगे बढ़ते हैं। बिजनौर में चाकूबाजी से सनसनी मच गई। बीच बाजार में सरेआम 2 युवकों की झड़प हो गई। पुरानी रंजिश में सरेआम चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चीख पुकार सुनकर पुलिस भी वहां पर दौड़ी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। घायल युवक को पुलिस ने सीएचसी में बहरहाल भर्ती करा दिया है। थाना नजीबाबाद के जोगरीरामपुर चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घायल युवक को बहरहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और जो आरोपी युवक है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुरानी रंजिश की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। और अब खबर वाराणसी से है, जहां तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो पिंडरा इलाके का बताया जा रहा है, जिसमें शादी समारोह में एक शख्स तमंचा लहराते हुए जमकर डांस करता हुआ दिख रहा है। और अब ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको वाराणसी से दिखा रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी है। शादी समारोह के दौरान किस तरीके से फायरिंग की जाती है और तमंचा लहराते हुए जमकर डांस करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। वहीं टिहरी में दर्दनाक हादसा हुआ। एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। बताया भी जा रहा है कि यह हादसा ऋषिकेश श्रीनगर नेशनल हाईवे 58 पर हुआ है। तोता घाटी से आगे सफेद पहाड़ के पास ये कार गहरी खाई में जा गिरी, जिससे मौके पर ही 5 लोगों की जान चली गई। तो टिहरी में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के ये सभी लोग बताए जा रहे हैं जिनकी जान गई है। तोता घाटी के पास एक इग्निस कार सड़क से लगभग 300 मीटर नीचे नदी के पास जा गिरी है, जिसमें 5 लोग सवार थे। 5 इसमें मृत्यु हो गई है, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष है। खोज बचाव कार्य गतिमान है। एक डेड बॉडी को ऊपर सड़क तक लाया गया है और अभी 4 शवों को निकालने के लिए राफ्ट की सहायता ली जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी शादी समारोह के पर्पज से ये लोग ऋषिकेश खरीदारी करके वापस अपने घर